हम तकरीबन 6 बजे एम्बेसी पहुँचे थे और मेरे दोस्त ने कहा कि तुम यार इतने सवेरे एम्बेसी आ गए हो, कोई होगा ही नहीं, सिर्फ तुम अकेले होंगे। तो मैंने कहा यार तुम आगे तो चलो। तो जैसे ही हम आगे गए तो उधर देखा कि हमसे आगे 6-7 गाड़ियाँ और खड़ी हुई थी। तो हेलो गाइस, दिस इज़ डॉक्टर शेख एंड आज हम आपके साथ शेयर करेंगे यूएस वीज़ा का एक्सपीरियंस कि कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा इस्लामाबाद एम्बेसी में। जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं ऑब्जर्वरशिप के लिए या टूरिज़म के लिए, जिसके लिए होता है B1 B2 वीज़ा। इसके अलावा जो DS-160 जो फॉर्म होता है वो और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, इन दोनों की वीडियोस मैं अलग से बनाऊंगा और वो इसी पेज पे अपलोड में कर दूंगा 1 या 2 दिन के अंदर। जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, उस दिन मेरा इंटरव्यू था तकरीबन 8:30 बजे इस्लामाबाद एम्बेसी में। तो मैं सुबह जो है 5:30 तक निकल गया था और 6 बजे हम पहुंच गए थे वहाँ। तो जैसे ही हम इनक्लेव में पहुँचे, वहाँ 6-7 गाड़ियाँ हमसे आगे थी। तो हम जब पार्किंग में गए, तो जैसे ही मैं वहाँ से निकला और मैं अंदर गया। अंदर जाने से पहले जो है आपकी कोई भी फ़िलहाल चेकिंग नहीं होती। तो जैसे ही मैं अंदर गया तो वहाँ पे 3 काउंटर थे। एक काउंटर इस साइड था, दूसरा काउंटर ऐसे ये एल शेप बना हुआ था, जैसे 2 काउंटर थे, ठीक हो गया। अब एक जो काउंटर था वो आपसे फ़ोन वगैरह जो भी आपके पास एक्सेसरीज़ होती हैं वो आप वहाँ रखवा सकते हैं, क्योंकि जब आप एम्बेसी के अंदर दाखिल होंगे तो आपके पास ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अलो नहीं होता ये सब। तो आपने फ़ोन वगैरह वहाँ जमा कराना होता है, और अगर आपके पास बैग वगैरह या कोई बड़ा बैग है तो उसके लिए इस साइड वाला काउंटर होता है, वहाँ आपने जमा कराना होता है। तो बैग हो गया या फ़ोन हो गया, मोबाइल फ़ोन वगैरह हर चीज़ आपने वहाँ पे जमा करानी है, सिवाय कुछ पैसों के जो आपने ले जाने हैं। मैं बताऊँगा वो आपने क्यों ले जाने हैं पैसे। और जो इस साइड एक काउंटर था तीसरा, वहाँ पे थी फ़ोटो स्टेट वाली शॉप, वहाँ पे फ़ोटो स्टेट करा रहे थे। अब ऐसा था कि ये लोग जो है ना कुछ मतलब कम इन्फॉर्मेशन देते हैं लोगों को कि ये रिक्वायर होता है, और फिर वहाँ जब जाओ तो वहाँ कहते हैं कि यार आप वहाँ लाइन में लग जाओ और आप ये फ़ोटो स्टेट करा लो, और वहाँ अलग लाइन होती है। तो इससे बचने के लिए मैं आपको ये चीज़ें बता दूंगा कि आपने क्या क्या फ़ोटोकॉपी ले जानी है, जिससे आपको लाइन में नहीं लगना पड़े। तो जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने अपना फ़ोन रखवाया वहाँ पे, और मैंने सिर्फ अपने जेब में 5,000 रुपये कैश लिए थे और एटीएम कार्ड दिया था, ठीक है। और बैग वगैरह मेरे पास नहीं था। अब जैसे ही मैं वहाँ अंदर अंदर गया तो वहाँ पे एक बंदा था जो गाइड कर रहा था कि आपने कोई कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपने रिक्वायर है ज़्यादा। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके पास DS-160 जो फॉर्म होता है उसकी 2 कॉपीज़ होनी चाहिए। वैसे हर कोई 1 कॉपी ले जाता है, मैं 2 ले गया था। तो उन्होंने कहा अगर नहीं है तो आप फ़ोटोकॉपी करा लें। मैंने कहा मेरे पास 2 ही हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि आपको पासपोर्ट की भी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, पासपोर्ट की कॉपी की, फ़ोटोकॉपी की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कहा मेरे पास वो भी है। तो कहा ठीक है, बस अब आप यहाँ पे बैठ जाएँ। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे वेटिंग एरिया था, आपने वहाँ पे बैठना था। अब क्या होता है कि जैसे ही आप वहाँ से बाहर निकलते हो, जैसे ही आप उस जहाँ पे सामान-वामान रखवाना था वहाँ से जैसे आप बाहर निकलोगे, तो वहाँ पे एक लाइन लगती है जो कि शटल की तरफ जाती है। लाइन लगेगी, लाइन से एक दूसरा रूम है, आपने वहाँ पे जाना है और वहाँ से शटल शुरू होती है। अब जैसे ही हम बाहर निकले तो वहाँ पे लाइन लगी हुई थी। अब ये जो लाइन होती है वो ऐसे नहीं है कि जो आगे खड़ा है वही जाएगा, ऐसा नहीं है। वो लाइन के आगे 2-3 बंदे खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि जिसकी अपॉइंटमेंट जिसकी अपॉइंटमेंट आधे घंटे के अंदर है, वो लोग जाएँ अंदर। जैसे सपोज़ करते हैं कि मैं 7 बजे वहाँ गया उस लाइन में और मेरी अपॉइंटमेंट थी 8:30 तकरीबन ना। दिखाया कन्फर्मेशन लेटर, तो उन्होंने कहा आपकी 8:30 बजे है, आप इंतज़ार करें। जिनकी अभी 7:30 या पौने 8 बजे वो जाएँगे। तो वो गए, फिर मैं वहीं पे खड़ा रहा। मैं मतलब कुछ प्रैक्टिस भी कर रहा था। तो जैसे मेरा टाइम आया तो मैंने उनको दिखाया, उन्होंने कहा आप अभी जाएँ पहले अंदर। वहाँ पे तकरीबन जो लाइन लाइन थी वो तकरीबन 40-50 लोग खड़े थे, लेकिन उसको हम लाइन नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ पे जिसकी अपॉइंटमेंट पहले है वही जाएगा। मैंने आपको बताया ना, आधे घंटे के अंदर जिसकी अपॉइंटमेंट होती है वो उनको छोड़ते हैं अंदर। तो भले कोई बंदा पीछे खड़ा है,
और उसकी अपॉइंटमेंट आधे घंटे के अंदर है, तो वो आगे आके उनको दिखा सकता है कि सर ये मेरी अपॉइंटमेंट आधे घंटे के अंदर है, तो वो छोड़ देंगे आपको, ठीक। अब जैसे ही आप अंदर दाखिल होते हैं शटल सर्विस वाली साइड, आप जैसे ही अंदर दाखिल होंगे 2 काउंटर होंगे। दाखिल होने से पहले आपकी चेकिंग होती है, ठीक है। आप अंदर गए, वहाँ पे 2 काउंटर है, एक काउंटर के पीछे आप लग गए। अब वो क्या करेंगे, वो आपसे DS 160 की कॉपी माँगेंगे एक, और एक पासपोर्ट की कॉपी माँगेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि DS 160 की 2 कॉपीज़ चाहिए होती हैं, तो वो एक कॉपी आपसे माँगेंगे और पासपोर्ट की कॉपी आपसे माँगेंगे। वो आपसे जैसे ही लेंगे तो आपको कहेंगे अब आप दूसरे काउंटर पे जाएँ। जैसे ही आप दूसरे काउंटर पे जाएँगे, वो आपसे पैसे माँगेंगे शटल के। अब मुझे जो चीज़ पता थी वो ये थी कि यूएस वीज़ा के लिए जो शटल सर्विस चलती है, वो होती है गाड़ी। जैसे करोला हो गई या सिविक हो गई, ये से गाड़ी चलती है और वो लेते हैं 3000 रुपये। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि आप 1500 मुझे दें, तो मैंने कहा सर 1500 क्यों, मुझे तो यूएस वीज़ा के लिए जाना है, एम्बेसी जाना है। तो उन्होंने कहा सर 1500 ही फ़ीस है। तो मैंने कहा ये तो 3000 होती थी। तो उन्होंने कहा जी, जी 3000 होती थी, तब गाड़ी चलती थी। अब जो है शटल के लिए बस ही चलती है, बस सर्विस होती है, वही चलती है। तो अब 1500 रुपये फ़ीस है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने 1500 रुपये उनको दिए और उन्होंने मुझे शटल का टिकट दिया। तो वो लेके जैसे ही मैं पीछे आया लाइन से, तो गार्ड ने कहा यहाँ है शटल सर्विस, यहाँ आ जाए। तो मैं वहाँ गया, वहाँ से फिर 1-2 गार्ड खड़े थे, उन्होंने कहा टिकट दिखाएँ आप अपनी, और उन्होंने जो है पासपोर्ट वगैरह भी देख लिया और कहा आप जाएँ। और वहाँ पे एक मास्क वाला बंदा भी था, वो कह रहा था आप मास्क ले लें, आप यूएस वीज़ा के लिए जा रहे हैं। तो वो मतलब ऐसे डराते हैं कि आपको मास्क पहनना चाहिए, ये ऐसे समझिए एक मार्केटिंग है, उनको पता है कि ये डरेगा तो लेगा। तो मैंने उनसे ले लिया, 20 रुपये का मास्क था, वो मास्क पहन के मैं शटल सर्विस में चला गया, ठीक है। तो शटल सर्विस में तकरीबन अराउंड 30 लोग थे, और अच्छी थी, जो शटल सर्विस थी वो अच्छी थी काफ़ी, मतलब। तो वहाँ हम बैठे तो तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर हम यूएस एम्बेसी पहुँच गए। और वहाँ इस रास्ते में आपको काफ़ी सारी एम्बेसीज़ नज़र आएँगी, जैसे दुबई की एम्बेसी हो गई, तो काफ़ी सारी एम्बेसीज़ आपको नज़र आ जाएँगी। जैसे ही हम यूएस एम्बेसी में पहुँचे, तो मैंने शटल से ही देख लिया कि वहाँ पे काफ़ी बड़ी लाइन थी, और वहाँ पे लिखा हुआ था कि वो नॉन सिटीज़न वाले यहाँ आ जाएँ, और जो सिटीज़न वाले लोग हैं वो डायरेक्ट चले जाएँ, उनको लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं जैसे ही बस से उतरा शटल से, तो मैं लाइन में लग गया उसी वक़्त, मुझे पता था कि यही लाइन है अपनी। बाकी जो थे वो मेरे मेरे पीछे हो गए, तो अब मेरे आगे 40-50 लोग थे। तो जैसे लाइन चल रही थी, आगे एक काउंटर था, तो मैंने देखा कि वो क्या चेक कर रहे हैं, तो वो चेक कर रहे थे आपका DS 160 कन्फर्मेशन, और आपके हाथ में पासपोर्ट होना चाहिए। तो वहाँ पे एक बंदा खड़ा था, वो भी बताते जा रहा था कि अपने हाथ में DS 160 कन्फर्मेशन और उसके साथ पासपोर्ट आप रखे रहें। तो लाइन चलती रही, और जब मेरी बारी आई तो मुझसे उन्होंने DS 160 कन्फर्मेशन और जो है पासपोर्ट लिया, और फिर कहा आप जाएँ, अंदर जाएँ। मुझसे पहले एक बंदा था, मतलब मुझसे आगे एक बंदा था, उसने जब ये दिया तो उन्होंने कहा कि आपका DS 160 कन्फर्मेशन नंबर और अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन नंबर मैच नहीं कर रहा, आपने अपडेट नहीं किया है, तो आप इंटरव्यू आज नहीं दे सकते। आप चले जाएँ आज और दोबारा अपॉइंटमेंट लेके आएँ। तो ये जो कन्फर्मेशन नंबर होता है, ये हमने मैच ही करना होता है। ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा, जब मैं DS 160 फॉर्म भरने का तरीका बताऊँगा कि कैसे फिल करते हैं। तो जैसे मैं अंदर गया, फिर अंदर जाना था, तो वहाँ पे फिर चेकिंग हुई हमारी, और उन्होंने कहा कि आप सेकंड फ्लोर पे जाएँ। सेकंड फ्लोर पे जैसे हम गए, तो अंदर तकरीबन 6 से 7 काउंटर्स थे, और सबके अपने नंबर लिखे हुए थे। तो हमें उन्होंने कहा कि 12 और 11 शायद, हाँ 11 या 12 नंबर जो है, उस पे आपकी बायोमेट्रिक होगी पहले। तो मैं गया 11 या 12 पे, हाँ 12 पे मैं चला गया। 12 पे लाइन थी, तकरीबन 8-10 लोग थे मेरे आगे। मैं जब गया तो वो लोग तस्वीरें भी ले रहे थे। एक तस्वीर लेते हैं आपसे 2x2 की, पासपोर्ट साइज़, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड में। तो उन्होंने तस्वीर ली और हमसे और कहा कि आप बायोमेट्रिक करें। बायोमेट्रिक में 4 फिंगर्स जो हैं वो लेफ़्ट साइड, 4 राइट साइड और 2 थंब। जब आपकी बायोमेट्रिक हो जाती है, उसके बाद वो कहते हैं कि आप अब इंटरव्यू की लाइन में लग जाएँ। तो जैसे ही मेरी बायोमेट्रिक हुई, मैं पीछे हुआ, देखा तो 50 लोग तकरीबन 50-55 लाइन में लगे हुए थे। एक ज़िगज़ैग लाइन बनी हुई थी इंटरव्यूज़ की। मैं उनके पीछे लगा, और मैं जब पीछे लगा उनके, तो मैंने देखा कि 4 काउंटर्स थे। एक पे मेल था,
वीज़ा ऑफ़िसर, 3 पे फ़ीमेल वीज़ा ऑफ़िसर्स थी। तो जब मैं आगे लाइन जो आगे जा रही थी, वहाँ पे वो लाइन 2 में ब्रेक हो रही थी। एक यहाँ, एक वहाँ। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो 2 काउंटर्स थे, एक पे मेल, एक पे फीमेल थी। अगर आप उस साइड जा रहे हो तो दोनों फीमेल्स थी। तो मैं उस साइड लग गया, 2 फीमेल्स वाली साइड। तो जैसे हम आगे गए, तो लाइन चलती गई, तो मैंने ऑब्ज़र्व किया आगे वालों को कि क्या हो रहा है, क्या नहीं, कौन ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहा है। ऐसे होता है, फ़ील होता है कि यार ये इसको क्योंकि पेपर देख के आप समझ जाते हो कि एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ। तो ब्लू कलर अगर आ गया तो एक्सेप्ट होता है, और अगर येलो आ गया तो रिजेक्ट होता है। तो मैं पेपर देख के अंदाज़ा लगा रहा था कि यार ये ज़्यादा रिजेक्ट कर रहा है या ये गुस्से में। तो ऐसे करके ये अपनी मिथ भी होती है, कभी-कभी आप ऑब्ज़र्व भी करते हो सही से, तो मैं लग गया। जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा यार मुझसे अल्लाह करे यही इंटरव्यू लें, तो और ऐसा ही हुआ। मैं जैसे आगे गया तो उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? तो मैंने कहा गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन एंड हाउ आर यू? मैंने भी पूछा, तो उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ। मतलब मैंने इंग्लिश में इंटरव्यू दिया था, और मुझसे पहले जो थे वो उर्दू में दे रहे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं इंग्लिश में दूंगा, तो मैंने इंग्लिश में ही दिया था इंटरव्यू। तो उन्होंने कहा हाउ आर यू? मैंने कहा फाइन, और उन्होंने कहा आप अपना पासपोर्ट दिखाएं मुझे। तो मैंने उनको पासपोर्ट दिया। कहा कि आप बिजनेसमैन हैं? मैंने कहा नहीं, मैं डॉक्टर हूँ। तो उन्होंने मुझसे डायरेक्ट पूछा कि आप ऑब्जर्वरशिप के लिए जाना चाहते हैं? तो मैंने कहा येस। तो उन्होंने कहा आप कहाँ जाएंगे? तो मैंने उनको लोकेशन बताई कि मैं इस हॉस्पिटल में जाऊँगा, और ये वहाँ की लोकेशन है, और मैं इस डेट से लेके इस डेट तक, और फिर मैं वापस आ जाऊँगा। और फिर उन्होंने कहा कि आपको ये ऑब्जर्वरशिप मिली कैसे? तो फिर उन्होंने पूछा कि आप जो है आप जो मतलब ऑब्जर्वरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका कोई इरादा है वहाँ पे रेजिडेंसी करने का यूएस में? उन्होंने कहा कि आप अपना पीएमडीसी का जो लाइसेंस होता है हाउस जॉब का, वो मुझे दिखाएं। तो मैंने वो उनको दिखाया, ठीक है। उन्होंने फिर वो वापस दिया, और फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप जो यूएस जाना चाहते हैं उसका ख़र्चा कौन करेगा आपका? इन शॉर्ट स्पॉन्सरशिप वो मुझसे पूछना चाह रही थी। तो मैंने कहा मेरे फादर करेंगे। तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि वो क्या करते हैं? तो मैंने उनको बताया, और फिर उन्होंने कहा कि कोई ऐसा बंदा जो आपकी मदद कर रहा हो स्पॉन्सरशिप में? तो मैंने कहा नहीं, ये सिर्फ मेरे फादर ही करेंगे। बस फिर वो सर्च करने लग गई, मतलब वो देख रही थी कंप्यूटर में, क्योंकि उनके पास हर रिकॉर्ड होता है हमारा ना, तो वो लोग देख रही थी। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह पाकिस्तान में या कुछ ऐसा है? तो फिर मैंने उनको बताया, और फिर उसके बाद वो फिर टाइप करने लग गई थी। तो मैं उस वक्त यही सोच रहा था कि अब ये कौन से पेज जो है मुझे उठा के देगी ऑफिसर। तो फिर उनके उनके सामने जो है ना ब्लू और येलो दोनों होते हैं। तो उन्होंने पेज पे हाथ डालने से पहले ही मुझे बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम अप्रूविंग योर वीज़ा, और आप 1 हफ़्ते के अंदर अपना पासपोर्ट पिक कर सकते हैं। और फिर उन्होंने पेज उठा के ब्लू वाला मुझे दे दिया। तो मैं उस वक्त हैरान हो गया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अप्रूव नहीं होगा, क्योंकि जब मैं इस्लामाबाद जा रहा था तो काफ़ी मेरे फ्रेंड्स ने कहा था कि इस्लामाबाद नहीं जाओ, वहाँ पे वीज़ा रिजेक्शन रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कराची। लेकिन मुझे डेट मिल गई थी, तो क्योंकि डेट आपको पता है बहुत मुश्किल से मिलती है वीज़ा की आजकल। तो मुझे डेट मिल गई थी, तो मैंने कहा मैं दे के आता हूँ, अगर नहीं हुआ तो मैं फिर कर लूँगा दोबारा अप्लाई। लेकिन हो ऐसा मतलब मुझे ऐसा कुछ भी फ़ील नहीं हुआ कि इस्लामाबाद रिजेक्शन हाई है या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैंने जो वहाँ पे ऑब्ज़र्व किया, वहाँ एक्सेप्टेंस जो हो रही थी वीज़ा की, वो उन लोगों की हो रही थी जिनके होम टाइज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हो। क्योंकि वहाँ पे मैंने 10-15 लोगों को ऑब्ज़र्व किया, और उनसे मैंने पूछा भी जब हम बाहर निकले थे कि क्या हुआ, आपका क्या बना? तो जिन लोगों के रिजेक्ट हुए थे उन्होंने कहा कि हमारा वापस आने का रीज़न नहीं था कोई। मतलब आप पाकिस्तान वापस आएंगे, इनकी क्या रीज़न है, क्या गारंटी है? तो ये नहीं। तो मैंने वहाँ जो ऑब्ज़र्व किया वो ये था कि मेन चीज़ जो थी वो यही थी कि आपके होम टाइज़ क्या हैं। आप मतलब ये था कि उनको यकीन दिलाना था कि हमें वापस आना है। तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, अब वहाँ पे 4-5 ऐसे बंदे थे जिनका रिजेक्ट हुआ। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई रीज़न नहीं था वापस आने का, हम बताने का कि हम वापस आएँगे, क्योंकि वो एक तो सिंगल थे, और दूसरा यहाँ पे उनकी कोई परमानेंट चीज़ नहीं थी, जैसे कि जो गवर्नमेंट जॉब होती है वो परमानेंट चीज़ है आपकी।
या आप किसी या आप स्टूडेंट हो, आपने डिग्री नहीं ली है अभी तक, ये भी परमानेंट चीज़ है, आपने डिग्री लेनी है नहीं आओ वापस आकर, या आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जो हैं ये परमानेंट होती हैं कि आपने वापस आना ही है नहीं आओ। तो ये बनाते हैं आपका स्ट्रॉन्ग टाइज, होम टाइज, ठीक है। तो अब एक बंदा था जिसके पास ना इतना स्टेटमेंट में बैंक बैलेंस था, ना इतना कुछ था उनके पास, लेकिन उसका एक्सेप्ट हो गया। तो मैंने उससे पूछा कि कैसे हुआ कि आपका क्या मतलब, तो उन्होंने कहा यार मतलब, मैंने उनको कहा कि मैं मैरिड हूँ और मेरी वाइफ और बच्ची जो हैं वो यहाँ हैं पाकिस्तान में, और मैं वहाँ जाना चाहता हूँ इतने अरसे के लिए। तो उन्होंने एकदम से एक्सेप्ट कर लिया। तो अब इसमें स्ट्रॉन्ग टाइज क्या थे कि इसकी फैमिली जो है वो यहाँ है, तो ये वापस आएगी ज़रूर। तो इसमें ना मेन चीज़ यही है कि आपने स्ट्रॉन्ग टाइज शो कराने हैं कि आपने वापस आना है एनी हाउ। उसमें स्ट्रॉन्ग टाइज में क्या क्या आ जाता है, जैसे आप स्टूडेंट है, आपने डिग्री लेनी है या लाइसेंस लेना है आपने पाकिस्तान से, या आपका कोई प्रॉपर्टी है पाकिस्तान में, या आप मैरिड हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादा जो हैं वो आपके एक्सेप्टेंस चांसेस को बढ़ाएंगी। बाकी अगर कोई आपको ये कहता है कि यार कराची का एक्सेप्टेंस ज़्यादा है, इस्लामाबाद का कम है, तो ये बहुत बड़ा कोई बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस डिपेंड करता है आपके कॉन्फिडेंस पे कि आपको कितना कॉन्फिडेंस है खुद पे, और दूसरा आपके इंटरव्यू के टाइज पे कि आपके होम टाइज कितने स्ट्रांग है। और बाकी तो 80% जो वीज़ा डिपेंड करता है वो आपके DS 160 फॉर्म पे करता है। तो आप वो किस तरीके से आप उसको फ़िल करते हैं, तो ये DS 160 फॉर्म में आपको फ़िल करना सिखाऊँगा। और इसमें जो गलतियाँ आपने नहीं करनी है मैं वो भी आपको बताऊँगा। 1-2 दिन के अंदर मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा, वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।